गाज़ा में आज फिर इसराइल के हमलों में दिन के शुरू होते ही 1 घंटे के अंदर 53 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं और 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल ने बहुत ही भयानक तरीके से बमबारी की हुई है इन दिनों गाज़ा के इलाकों में। इसराइल की कोशिश अब गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की है, मुकम्मल कब्जा, चूँकि फ़लस्तीन नाम का कोई मुल्क नहीं होगा इस धरती पर, ऐसा बयान नेतन्याहू ने अभी हाल ही में दिया था। और जब यूएन में 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में 142 वोट पड़े फ़लस्तीन के फेवर में, तो उसके बाद इसराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से झुंझलाहट भरे बयान देखने को मिले और उसमें बहुत गुस्सा नज़र आ रहा था। उस वक्त नेतन्याहू ने कहा था कोई देश नहीं होगा फ़लस्तीन नाम का। तो इसराइल की कोशिश अब वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी पर मुकम्मल कब्जा करने की है। इसी को लेकर के बहुत बड़े हमले हो रहे हैं और ये हमले एयर स्ट्राइक हैं, दिन में रात में 24 घंटे कर रहे हैं। उनकी हुकूमत जा सकती थी, वो खुद जेल जा सकते थे, उनकी पत्नी के उनके ख़िलाफ़ इसराइल में करप्शन के चार्जेस हैं और जनता बड़ी नाराज़ थी, लेकिन वो जनता की नाराज़गी और सब ख़त्म हो गए इस हमले के बाद। और तब से अभी तक नेतन्याहू इस हमले का फ़ायदा उठाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कतर पर हुए हमले के बाद OIC की एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई। अरब के 57 या मुस्लिम जो 57 मुल्क हैं उनकी मीटिंग कॉल की गई। दोहा में इन तमाम मुल्कों के विदेश मंत्री बैठक में शामिल हुए। ये मीटिंग जो हुई है वो कतर पर जो हमला हुआ है इसराइल का, उसको लेकर के है, क्योंकि अब सभी मुल्क डरे हुए हैं। अरब के मुल्क, सऊदी अरब, UAE, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, ये मुल्क डरे हुए हैं कि अब इनका नंबर भी इसराइल कभी भी ले सकता है, इनके ऊपर भी हमले हो सकते हैं। और अमेरिका जो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर के बैठा हुआ है और इनके मुल्कों में अमेरिका के अपने एयर बेसिस मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े बेस कतर में मौजूद हैं अमेरिका के। उस मुल्क पर जिसकी गारंटी ख़ुद अमेरिका ने ली हुई है सुरक्षा की, वहाँ इसराइल ने हमला कर दिया तो सऊदी अरब वगैरह पे भी कभी भी इसराइल हमला कर सकता है। इस बात को लेकर के चिंता इनमें ज़्यादा है, क्योंकि ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, यमन, वो हमास के साथ जंग लड़ रहे हैं। इसराइल की उनसे खुली जंग चल रही है। सभी मुल्कों पर इसराइल ने हमले किए और सभी मुल्कों की तरफ से फिर इसराइल के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हुई है। ईरान के ऊपर इसराइल ने जंग शुरू की। ईरान ने बहुत ताकत के साथ 12 दिन तक जंग लड़ी और इसराइल को वहाँ शिकस्त दी। अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने फ़ौरन ही अमेरिका को भी जवाब दिया और अमेरिकी ठिकाने पर हमला किया। अब ये जिम्मेदारी या बारी अब है अरब के मुल्कों की कि अरब के मुल्क क्या करेंगे, क्या उनका रद्देमल होगा, या मार खा के इसराइल के हाथों, जिसके साथ वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करके और सामान्य हालात बनाने को तैयार थे, मान्यता देने को तैयार थे, तस्लीम करने को तैयार थे। अरब के मुल्कों में इसराइल के एम्बेसीज खुल गए थे, कारोबार उनके साथ हो रहे थे और अपनी अपनी एयर स्पेस खोली हुई थी इसराइल के लिए। अब इनका क्या होगा? अब ये अरब के मुल्क फंस गए हैं कि वो अगर जवाब नहीं देते हैं तो उनकी जो सालमियत है, उनकी इंटीग्रिटी है, उनकी जो हैसियत है वो चैलेंज हो रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि अब आइंदा कतर के ऊपर कोई हमला नहीं होगा इसराइल की तरफ से। कतर में जो अभी OIC का समिट हुआ है, इमरजेंसी मीटिंग हुई है, ये हम दोहा न्यूज़ के मुताबिक बता रहे हैं। कतर के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि कतर पर हुए हवाई हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया जाए। अरब लीग ने कहा कि दोहा की बैठक में
से अरब इस्लामिक सहयोग का स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा कि हम अपने मित्रवत और स्वतः राष्ट्र पर इसराइल के एक और अवैध हमले पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक बड़ी उलझन भरी पोजीशन में है इस वक्त अरब के मुल्क, क्योंकि अब उनको अगर जवाब नहीं देते हैं तो इसराइल के साथ या दुनिया में इन मुल्कों की अपनी जो पोजीशन है, हैसियत है, वो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होगी। पूरे अरब में, अरब के जो शहरी हैं अरब मुल्कों में, वो जनता भी प्रेशर डाल रही है सरकारों पर कि कार्रवाई कुछ न कुछ हो, बड़ी कार्रवाई हो इसराइल के ख़िलाफ़। कतर में बड़े प्रोटेस्ट हुए, जनता ने प्रोटेस्ट किए, मोरक्को में और कई सारे मुल्कों में इसराइल के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए। नेतन्याहू अमेरिका के साथ मिलकर के मुमकिन है अरब के मुल्कों को टेस्ट कर रहे हों कि ये क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे अगर इनके ऊपर हमला होता है, क्योंकि उसके जहन में इस वक्त घुसा हुआ है ग्रेटर इसराइल। वो भी नॉन बायोलॉजिकल पर्सन बोलता है कि मुझको भेजा गया है बड़ा काम अंजाम देने के लिए, ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए। वहीं इसराइल की जो अपोजिशन पार्टी है नेतन्याहू के ख़िलाफ़ है, वो नेतन्याहू के ऊपर बहुत सवाल खड़े कर रही है। हॉस्टेजेस फैमिलीज का जो फोरम है उसने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पिछले हफ्ते कतर की राजधानी दोहा में इसराइल का हमला दिखाता है कि जब भी कोई समझौता होता दिखता है तभी नेतन्याहू उसे बिगाड़ देते हैं। और उन्होंने हमास के कब्जे में जो बंधक हैं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नेतन्याहू ही बंधकों की वापसी और शांति समझौते में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसा इसराइल के अपने लोगों का, जो जिनके लोग बंधक अभी मौजूद है हमास के पास, उनकी फैमिलीज़ के लोगों का कहना है। लोग तो समझते हैं तमाम बातों को। वहीं कतर ने एक ऐलान किया, ये बहुत डिसाइसिव है। कतर ने घोषणा की है कि वो दोहा पर इजरायली हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है और चेतावनी दी है कि कोई भी और कुछ भी उसके जवाबी हमले को रोक नहीं सकता। तो अब हम ये मान सकते हैं कि एक सिंबॉलिक कोई हमला कतर की तरफ से इसराइल पर अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। वो एक सिंबॉलिक होगा कि ठीक है आपने हमला किया तो हमें भी फेस सेविंग के लिए, दुनिया में जताने के लिए कि हमने भी इसराइल के ऊपर हमला किया। मुमकिन है इसका कोई इम्कान हो, क्योंकि मार्को रूबियो इस वक्त पहुँचे हुए हैं, अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर इसराइल पहुँचे हुए हैं, उस पर भी हम बताएंगे आपको। वहीं सऊदी अरब ने कतर पर हुए हमले का बदला लेने की आधिकारिक घोषणा की है कि इसका बदला लिया जाएगा। तो इससे आप समझ लें कि ये जो दो अहम बयान हैं वो ये साबित करते हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी कतर की तरफ से, लेकिन होगी वो सिंबॉलिक। संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई एयर शो 2025 में इसराइली रक्षा कंपनियों पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं मिस्र किसी भी हमले के शिकार अरब राष्ट्रों की जो हमला होता है इन पर, अरब के मुल्कों पर, तो उसकी रक्षा के लिए एक नेटो की तरह अरब नेटो बनाना चाहते हैं। ये उनका प्रपोजल है। अगर अमेरिका कतर की रक्षा में सहयोग नहीं करता है तो कतर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए रूसी S-400 खरीदने की योजना बना रहा है।
ताकि इजरायली जेट और विमानों को मार कर गिराया जा सके। यह आज एक बड़ा बयान है इसराइल के कतर की मिनिस्ट्री की तरफ से कि वो रूस से S-400 ख़रीदने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने दोहा पर इजरायली हवाई हमले के समर्थन में एक बात कही है, ये बड़ी हैरान करने वाली है। अल-कायदा, तालिबान, ISIS, हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड समेत आतंकवादियों को प्रायोजित करने के लिए कतर की उन्होंने आलोचना की है। ये आज के दिन ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था, लेकिन है। वही हमने बताया था, राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा और हालिया हमले को पहला और आखिरी हमला उन्होंने बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की इजरायली यात्रा पर हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ उन्होंने दीवारे गिरिया पहुँच करके वहाँ जो प्रेयर है वो की। मार्को रूबियो की यह जो यात्रा है इजरायली अमेरिकी गठबंधन की मजबूती और स्थायित्व का सबूत है। ये पश्चिमी दीवार के उन पत्थरों जितना ही मजबूत, यानी दीवारे गिरिया के पत्थरों जितना ही मजबूत और टिकाऊ है जिन्हें हमने अभी छुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप, विदेश मंत्री रूबियो और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में यह गठबंधन पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा और हम इसकी तरह दिल से सराहना करते हैं। यह मार्को रूबियो का बयान है। यायर लैपिड जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं इसराइल में, वो कहते हैं नेतन्याहू एक भ्रष्ट इजरायली प्रधानमंत्री है। कतर और अन्य सहयोगियों पर हमला करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, खेल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बर्बाद कर रहा है। लैपिड कहते हैं कि अब समय आ गया है कि बंधक समझौते के साथ गाजा में युद्ध समाप्त किया जाए और फ़लस्तीन से सेना वापस बुलाई जाए। फारस न्यूज़ के मुताबिक ईरानी एजेंसी है ये खबरों की। ईरान के विदेश मंत्री वो कतर पहुंचे। ईरानी विदेश मंत्री इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के बैठक में भाग लेने के लिए दोहा पहुंच गए। कतर के अनुरोध पर अरब और इस्लामी विदेश मंत्रियों के खिलाफ इजरायली सैन्य आक्रमण पर चर्चा के लिए ये OIC का आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। लेबनान के एक सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि दोहा पर हमला तुर्की के लिए एक संदेश है। इजराइल अब पड़ोसी देशों की सीमा को मान्यता नहीं देता है। अगर अरब चुप रहे तो इजराइल हर तरह फेल हो जाएगा। यहाँ शायद कोई गलती है। अगर अरब चुप रहे तो इजराइल हर तरफ फैल जाएगा। ठीक, हर तरफ फैल जाएगा। सीरिया के विभाजन के सबसे बड़े विरोधी तुर्क और कतर हैं। दोहा पर हमला उसके लिए एक संदेश है। तुर्की सीरिया के विभाजन को अस्वीकार करता है क्योंकि इसका मतलब पूरे क्षेत्र का पतन होगा। अरब देशों पर हमला करने वाला इजराइल है, ईरान नहीं। कतर में यह 57 मुल्कों का जो समिट हुआ है, मीटिंग हुई है, इसमें हम देखेंगे ये कि आखिर में जो प्रपोज़ल सामने आएगा उसमें क्या होगा। क्या खाली कंडेम करेंगे, चेतावनी देंगे? क्योंकि अगर जिस तरह का इजिप्ट की तरफ से बयान है कि एक संयुक्त सेना बनाई जाए, तो सेना बनाने के बाद भी फौरी तौर पर आप हमला नहीं कर सकते किसी भी मुल्क पर। कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत वक्त लगेगा। अगर अलग अलग मुल्कों की सेनाएं बनती हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन के लिए आपको पहले प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, वॉर ड्रिल करना पड़ेंगे कई बार। साथ ही एक दूसरे के इक्विपमेंट को देखना पड़ेगा, चलाना सीखना पड़ेगा।
फिर ये तय करना पड़ेगा कि अगर हमला करना है किसी के ऊपर तो कौन कौन से उसमें वॉर थिएटर शामिल किए जाएंगे, कितने हवाई जहाज़ ऑपरेशन में शामिल होंगे, कौन सा तोपखाना, कितनी mm की तोपें, ये तमाम चीज़ें तय की जाएंगी। और फिर आपका जो जंग है वो हथियारों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, उसमें आपकी क्या महारत है, क्योंकि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी की जंग है ये। इसमें आप विमान लेकर के, लड़ाकू विमान लेकर के कहीं पहुंच जाते हैं तो उससे कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मालूम है आपका जहाज़ आसमान के अंदर ऊपर ही उड़ते हुए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए उसका रडार बंद कर दिया जाए, उसको जैम कर दिया जाए, उसको डिसलोकेट कर दिया जाए पूरी तरह, या हवा ही में मार गिराया जाए, पता भी नहीं चलेगा और वो सब कुछ हो जाता है। तो हम ये देखेंगे आखिर में OIC का जो प्रेस नोट आएगा उसमें क्या होगा, क्या ये मुल्क कोई ऐसा फैसला करेंगे कि नहीं अब तो हमला होगा ही होगा इसराइल के ऊपर, क्योंकि इसराइल की कोशिश 7 अक्टूबर 2023 के बाद कभी भी सीज़ फायर करने की नहीं रही, उसकी रही रीजन में जंग को फैला देने की, और उसमें कामयाबी उसको हासिल हुई। पहले उसने हिजबुल्लाह को निशाना बनाया, लेबनान पर चढ़ाई करता रहा, साथ ही सीरिया पर, यमन पर, और साथ में आपके ईरान के ऊपर भी उसने डायरेक्ट हमले शुरू किए और वो जंग हुई ईरान के साथ। तो एक पूरे खत्ते में जो फारस का इलाका है उसमें तो आपने पूरे में जंग को फैलाया ही, साथ में अब अरब मुल्कों को भी आपने जंग में खींचने की कोशिश की है। क्या वो इसमें कामयाबी मिलेगी इसराइल को, क्योंकि बहुत आसानी के साथ तमाम आगे पीछे अपनी तैयारियां देख करके दोहा पर तब हमला किया गया होगा, या अचानक से नहीं, कोई एक उकसावे की कार्रवाई जब की गई है तो वो आपने अपनी पूरी तैयारी की हुई है कि अगर सामने से कोई कार्रवाई होगी तो हम क्या करेंगे। तो इसराइल के जो मंसूबे हैं वो यहाँ पर लिमिटेड नहीं है। अरब के मुल्कों में इतनी ताकत नहीं है कि वो या ताकत का प्रदर्शन करें वो, ताकि साबित हो क्या हम सक्षम हैं और हम लड़ सकते हैं, क्योंकि अरब के मुल्कों के पास जंग लड़ने का कोई एक दिन का भी तजुर्बा नहीं है। इसराइल के पास जो फ़ौज है वो मुस्तकिल जंग लड़ रही है, चाहे वो जैसी भी जंग है, लेकिन जंग लड़ रहे हैं वो लोग, तो उनके पास तजुर्बा है लड़ने का। और प्रैक्टिस अगर ना हो लड़ने किसी भी खेल में, तो जो खिलाड़ी है वो कमज़ोर होता है सामने वाले से जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब यहाँ पर अगर अरब के मुल्क इसराइल से भिड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, तो अरब के मुल्कों के पास घंटे 2 घंटे की जंग लड़ने का भी तजुर्बा नहीं है। ऐसे में उनको भारी नुकसान भी होने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहेंगी, और जो भी कुछ इससे मुताल्लिक़ होगा वो ख़बरें हम बताएंगे आपको। फ़िलहाल जो बहुत ही ख़तरनाक हालात हैं वो गाज़ा में बने हुए हैं। वहाँ कत्लेआम जारी है। दुआ करें कोई सूरत पैदा हो और ये सब कुछ रुके। शुक्रिया आप सभी का।